हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। बोला गया है दो बेलन के त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात। त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से। दो बेलन के त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले बेलन का त्रिज्या 2 है ना, तो दूसरे बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा? दूसरे बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 3। दो बेलन के त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात, यानी पहले बेलन का त्रिज्या अगर 2 तो दूसरे का त्रिज्या क्या होगा? 3 होगा। और आगे बोला है उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3। ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं और ऊंचाइयों में क्या अनुपात दे रखा है? ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात हमें पता है, ऊंचाइयों का अनुपात पता है। अब आगे बोला है कि उनमें से एक बेलन का आयतन अगर 160 घन इकाई है तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा? पहले बेलन का आयतन दे रखा है, दूसरे बेलन का आयतन हमें बताना है। देखिए, अगर हम बात करें बेलन का, तो बेलन का जो आयतन होता है, मेंसुरेशन आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो बेलन का जो आयतन होता है, आयतन को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? 22/7 लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच करने से बेलन का आयतन निकल जाता है। तो जिन दो बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, बारी बारी से हम दोनों का आयतन निकाल सकते हैं। तो पहला का देख लीजिए आयतन क्या होगा, क्या लिखेंगे हम? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। यही होता है ना, पाई, तो पाई लिख दिए, आर स्क्वायर इंटू एच। तो पहला बेलन का त्रिज्या क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, तो 4 पंचे 20, पाई इंटू 20, यह पहले बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे बेलन का आयतन निकालिए। दूसरे बेलन का त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 3 है, तो आयतन हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, तो 9 तिया 27, पाई इंटू कितना हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। देख लीजिए, जिसका त्रिज्या 3 होगा, ऊंचाई 5 होगा, उसका आयतन यही होगा। जिसका त्रिज्या 3 होगा, ऊंचाई 3 होगा, उसका आयतन आपका यही होगा। अब दोनों बेलन का आयतन निकल गया है, आयतन का अनुपात निकला है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो जो वैल्यू कटने वाला है उसको काटिए। पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली दोनों बेलन के आयतन में क्या अनुपात निकला आपका? 22:27 का। यह दोनों बेलन के आयतन का अनुपात निकला है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा था, इसके बेसिस पर हम लोग आयतन का अनुपात निकाल लिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक बेलन का, यानी पहले बेलन का आयतन 160 है, तो हमें क्या करना है कि पहले बेलन के आयतन को 160 बना देना है। तो यहाँ पे देखो आप, पहले बेलन का आयतन कितना है? 20। 20 को 160 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 8 से गुना करेंगे। 8 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि पहले बेलन का आयतन 160 है, जबकि अनुपात में 20 है। तो 20 को 160 बनाने के लिए 8 से गुना। तो जैसे ही आप 8 से गुना करिएगा तो पहले बेलन का आयतन 160 होगा, और पहले बेलन का आयतन 160 होगा तो दूसरे का आयतन 27 गुने 8, यानी कितना हो जाएगा आपका? 216 हो जाएगा। दूसरे बेलन का आपका आयतन कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग गुना क्यों किए हैं? यहाँ पे 8 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि पहले बेलन का आयतन 160 दे रखा है, जबकि यहाँ अनुपात में कितना आया? 20। 20 को 160 बनाने के लिए 8 से गुना, और अनुपात का एक रूल है कि जिससे भी गुना करेंगे दोनों में गुना करेंगे। तो दोनों में गुना करिए 8 से, इसको 160 बनाना है तो 8 से गुना, और जिससे भी गुना करेंगे दोनों में, तो 8 से इसमें गुना करेंगे तो यह 160 हो जाएगा और यह 216। यानी पहला का आयतन अगर 160 है तो दूसरा का आयतन क्या होगा? 216। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का 2 गुना है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका आधार गुने ऊंचाई। बस इतना सा होता है। क्या होता है आपका? आधार गुने ऊंचाई, इतना ही होता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सीधे आधार गुने ऊंचाई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है। आधार जो है ना, समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है वह ऊंचाई का 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ऊंचाई बराबर x, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार 2x हो जाएगा।
आगे देखिए, बोला है यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 392 दे रखा है। जबकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार कितना है 2x और ऊंचाई कितना है x, तो आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार के जगह लिखेंगे 2x और ऊंचाई के जगह लिखेंगे x। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में एक समानांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 2 गुना, आधार जो है ऊंचाई का 2 गुना, ऊंचाई x लेंगे तो आधार क्या होगा 2x हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई इतना होगा, जबकि क्षेत्रफल दे रखा है 392। आगे सोल्व करिए, 2 से इसको काटिएगा कितना होगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नवा 18, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 196 बराबर इधर क्या बचा है x स्क्वायर बचा है। तो x स्क्वायर का वैल्यू आपका 196, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, 196 का वर्गमूल क्या होगा 14, तो x का वैल्यू आपका 14 आ गया। हमें क्या बताना है इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई को हम लोग x माने थे और x का वैल्यू कितना आ गया है 14, यानी ऊंचाई जो है इसका वह कितना मीटर हो जाएगा आपका 14 मीटर हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, देखिए बोला गया है 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज, समभुज त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात होगा, यानी 1/2 होगा। अब कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का मतलब क्या होता है। यह कोई हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा का माप है a। अब इसके बाहर में अगर कोई वृत्त बना दे, ठीक है, और इस बाहर बने वृत्त की त्रिज्या अगर बताना होगा, इसको अगर हम कैपिटल R से डिनोट कर दे, बाहर में वृत्त बना हुआ है, यह वृत्त समबाहु त्रिभुज के कहाँ पे है, बाहर में है, तो इसकी त्रिज्या अगर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a/√3, मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजा में ही, a का मतलब क्या है समबाहु त्रिभुज का भुजा, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा में ही √3 से भाग करेंगे तो इससे समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम वृत्त बना दें, यहाँ पे यह कोई हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यह हमारा क्या है कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा का माप आपका a है, प्रत्येक भुजा का माप a है। अब इसके भीतर में अगर कोई वृत्त बना दे और इस भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो अंतः वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। देख लीजिए बाहर बने वृत्त का त्रिज्या तो बड़ा होगा, बाहर में जो वृत्त बनेगा समबाहु त्रिभुज के वह बड़ा होगा और जो अंदर में बनेगा वह छोटा होगा, तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करेंगे और अंदर बने वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या होगा आपका a/2√3। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अगर भीतर हम वृत्त बना दे और उस वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना पड़े तो हमें कुछ नहीं करना है, समबाहु त्रिभुज के भुजा में भाग कर लेना है कितना से a/2√3 से। अगर आप a/2√3 से भाग कर लेते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यह दो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या a/√3 होगा, समबाहु त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या a/2√3 होगा। अंतःवृत्त इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त इसको क्या बोलेंगे बाह्यवृत्त या फिर इसको परिवृत्त भी बोला जाता है। अब इसको गौर से आप देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा कि दोनों में रिलेशन क्या है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है आपका a/2√3 है, यही है ना, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या है आपका a/√3 है। अब सोचिए जरा सा कि अंदर वाला से बाहर वाला हमें लाना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को लाना है, तो क्या हम अंतःवृत्त की त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे तो यह वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा सर। 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यह भी a/√3 यह भी a/√3, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। इसका उल्टा ऐसे भी हम कह सकते हैं कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या में 2 से भाग करेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। मतलब यह हुआ कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या यानी परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वह अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमें बताना है अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 होगा, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा 2 होगा, इसका अनुपात यानी 1:2 आंसर हो जाएगा। अगर पूछता परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात तो 2 अनुपात क्या हो जाता 1 हो जाता। आप इससे भी कर सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से, बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है a/2√3 होता है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होता है a/√3 होता है। जो वैल्यू कट रहा है और यह इसका अनुपात हमें बताना है।
जो वैल्यू कट रहा है उसको आप काटिए। ए यहाँ पे है, ए से ए कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 2 बट्टा में है, इस तरफ आ जाएगा, यानी 1:2। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या यहाँ से जानना था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है, जो परिवृत्त की त्रिज्या होता है, वह अंतःवृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल। अच्छा, घनाभ में 3 सतह होता है और तीनों सतह का क्षेत्रफल देखिए होता है, एक सतह का LB, दूसरे सतह का होता है BH और तीसरे सतह का क्षेत्रफल होता है LH। और ऐसा LB ऐसा 2 सतह होता है, BH 2 सतह होता है। जैसे कोई भी कमरा जो होता है वो आपका घनाभ के आकार का होता है। तो देख लीजिए, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा वैसा ही आपका क्या होगा, छत होगा, सेम होगा। तो तीनों सतह का क्षेत्रफल आपका यही होता है, LB इंटू BH इंटू LH। और इसका जो आयतन होता है ना, घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वह क्या होता है आपका LBH। यह 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। घनाभ के तीनों सतह का क्षेत्रफल क्रमशः LB इंटू BH इंटू LH होगा, और घनाभ का जो आयतन होगा वह हो जाएगा आपका LBH, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ देखिए डाटा क्या दे रखा है, किसी घनाभ के 3 सतह का क्षेत्रफल 20, 32 और 40। तो एक सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा LB, दूसरे सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा BH और तीसरे सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा LH। तीनों सतह का क्षेत्रफल देखिए क्रमशः कितना कितना है, पहला है 20, दूसरा देख लीजिए कितना है आपका 32, यूनिट को छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग लिख लेंगे। और आगे देख लीजिए जो LH है वो आपका 40 है। LB, BH, LH तीनों का वैल्यू दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 समीकरण आ गया है, तो हम इस तीनों समीकरण को आपस में गुना करेंगे। तो अगर सबको आपस में गुना करेंगे तो देखिए L 2 बार, B भी 2 बार, H भी 2 बार, तो क्या आ जाएगा, ये आपका LBH का होल स्क्वायर आ जाएगा। बाएं तरफ वाले सभी वैल्यू को हम गुना करेंगे तो LB इंटू BH इंटू LH, तो L 2 बार L स्क्वायर, B 2 बार B स्क्वायर, H 2 बार H स्क्वायर, यानी LBH का होल स्क्वायर बराबर इधर भी वैल्यू क्या होगा आपका 20 गुने 32 गुने 40, यही तो होगा। अब यहाँ से हम LBH का मान निकालना चाहे तो LBH बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ वाले वैल्यू का रूट हो जाएगा, तो √20 इंटू 32 के लिए हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 16, 2 गुना क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, और इंटू 40 को अपने जगह पे रहने दीजिए। वर्गमूल जब भी हम लोग करते हैं तो 2 वैल्यू में से एक वैल्यू निकलता है, तो देख लीजिए 20 दूना 40 और 40, 2 40 है तो इसमें से एक 40 बाहर निकल जाएगा, रूट के भीतर 2 40 है, 20 दूना 40 और 40, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो 40 गुने 4 यानी कि 160 मीटर क्यूब यह वैल्यू किसका आया है, LBH का। और LBH क्या होता है, घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही घनाभ का आयतन होता है, और इसका वैल्यू 40 गुने 4 आया, 40 गुने 4 यानी कि 160, यही आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, इसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, और टंकी का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि जो टंकी है वो आपका टंकी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो घनाभ के आकार का है। अब आगे आपको क्या करना है ना कि लंबाई कितना दे रखा है 5 मीटर, चौड़ाई देख लीजिए कितना दे रखा है 3 मीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है 1 मीटर। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करिए, इससे इस टंकी का आयतन निकल जाएगा। तो 5 तिया 15 मीटर गुने मीटर गुने मीटर, यानी कि 15 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब आपका क्या निकल गया है, टंकी का आयतन। लेकिन हमें टंकी का आयतन बताना है किस फॉर्म में, लीटर में। तो देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो 15 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा 15 गुने 1000 लीटर। तो 15 गुने 1000 लीटर मतलब कि कितना हो जाएगा आपका 15000 लीटर। यही आपका उस टंकी का आयतन होगा। उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, किसी भी टंकी में उसके आयतन के बराबर पानी भरा जा सकता है। और टंकी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा है, मतलब टंकी घनाभ के आकार का है और घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। और आयतन लीटर के फॉर्म में हम लोगों को बताना था, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा। आयतन 15 मीटर क्यूब आया है, यानी कि 15 गुने 1000 यानी 15000 लीटर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर।
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इससे क्या निकलेगा, पूरे बक्से का आयतन निकलेगा। ठीक है, पूरे बक्से का आयतन। अब बोला है कि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो बॉक्स को बनाने में उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन। अच्छा, लकड़ी का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए बक्से के बाहरी आयतन में से उसके आंतरिक आयतन को माइनस करेंगे तो उसमें लगे लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में लगे दीवार का आयतन निकालना पड़ेगा तो हम आयतन बाहर से निकालेंगे कि बाहर से कितना जगह छेका है, और फिर अंदर से कितना जगह छेका है तो अंदर का आयतन निकालेंगे, और बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करेंगे तो इससे दीवार का आयतन निकलेगा। तो जब भी लकड़ी का आयतन निकालना पड़ेगा तो बक्से के बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करिएगा। तो लकड़ी का बक्से का माप देखिए 20 गुने 12 गुने 10 सेंटीमीटर, तो बाहरी माप इतना है तो आयतन इतना हो जाएगा। अब आंतरिक आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखिए लकड़ी का मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो जितना भी लकड़ी का मोटाई देगा ना उसका दोगुना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब में कमी हो जाएगा। तो लकड़ी का मोटाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि आंतरिक माप जो बक्से का होगा, जो आंतरिक लंबाई होगा वह 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंतरिक चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और आंतरिक ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यह हो गया बक्से का बाहरी आयतन, यह हो गया बक्से का आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करिएगा तो इससे निकलेगा इसमें लगे लकड़ी का आयतन। अब सोचिए जरा सा कि मान लीजिए इस तरीके से बक्सा है, ध्यान समझिएगा, इस तरीके से कोई बक्सा है। अब इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे यह लकड़ी का आपका कुछ मोटाई है, यहाँ आपका लकड़ी लगा हुआ है। लकड़ी किस तरफ से लगा होगा, चारों तरफ से लगा होगा, है ना, बाएं से भी, दाएं से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। अब आगे देख लीजिए, यह जो जब मापा गया बाहर से तो कितना मीटर आया, 20 मीटर आया। तो क्या अंदर से भी मापेंगे तो 20 मीटर होगा, नहीं 20 मीटर नहीं होगा। लकड़ी का मोटाई 1 मीटर है तो 1 मीटर इधर से घटेगा, देख लीजिए लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 है। अब जब अंदर में मापेंगे यानी यह जब मापेंगे तो लंबाई कितना होगा, तो 1 मीटर इधर से घटेगा, 1 मीटर इधर से घटेगा, यानी आंतरिक लंबाई 18 हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो आंतरिक माप होगा वह लकड़ी के मोटाई के, है ना, लकड़ी के मोटाई के दोगुना के बराबर लंबाई में भी कमी, चौड़ाई में भी कमी और ऊंचाई में भी कमी। तो लंबाई 20 था तो लंबाई 18 हो जाएगा, चौड़ाई 12 था तो चौड़ाई 10 हो जाएगा, ऊंचाई 10 था तो ऊंचाई कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब निकालिए आप अपना आंसर। 20 गुने 12 गुने 10 कितना हो जाएगा, 2400, माइनस यहाँ पे देखिए 18 8 144 यानी 1440। अब 1440, 2400 में से 1440 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ठीक है, 2400 में से 1400 माइनस करेंगे तो 1000 में से 40 माइनस करेंगे तो 960, यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका लकड़ी का आयतन हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक आयत के घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है। तो आयत के घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होता है। घूर्णी समरूपता का मतलब होता है कि किसी भी आकृति को 360 डिग्री घुमाने पर जितना बार वह आकृति अपने मूल आकृति के जैसा दिखेगा उसके घूर्णी समरूपता का क्रम उतना ही हो जाएगा। जैसे यह हमारा आयत है, अब अगर इस आयत को हम 360 डिग्री पे घुमाएं, एक आयत यहाँ पे और बना लेते हैं हम, और इसको घुमा देना है कितने डिग्री पे, इसको घुमाना है 360 डिग्री पे। तो अगर इसको 360 डिग्री तक हम घुमाएं और 360 डिग्री तक घुमाने के बाद जितना बार यह आकृति बिल्कुल सेम दिखेगा, मतलब इसके जैसा दिखेगा, इसके घूर्णी समरूपता का क्रम वही हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ से लेके चले हैं, वापस से इस पॉइंट को यहाँ तक लाइएगा और आइए घुमाना शुरू करते हैं। देखते रहिएगा कितना बार मैच करता है, घुमाते चलिएगा। देखिए अभी आकृति मैच नहीं किया है, पूरे 360 डिग्री पे घुमाइए। देखिए एक बार मैच कर गया, बिल्कुल दोनों आकृति सेम दिख रहा है, तो घूर्णी समरूपता का क्रम 1 हो गया। चलिए अभी भी मैच नहीं किया, फिर से देख लीजिए यहाँ तक पहुँच गए हैं, 2 बार मैच किया, देख लीजिए इसके जैसा 2 बार दिखा है। यानी किसी भी आकृति को 360 डिग्री पर घुमाने के बाद जितना बार वह आकृति अपने मूल आकृति के जैसा दिखेगा उसके घूर्णी समरूपता का क्रम उतना ही हो जाएगा। तो आयत के घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप याद ही कर लीजिए। जैसे हमसे पूछा जाए आयत का या समचतुर्भुज का, ठीक है, आयत का या समचतुर्भुज का, तो इन दोनों के घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम, तो वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम आपका कितना होता है, 4 होता है। वर्ग जो है, वर्ग को जब आप घुमाइएगा तो वह आपका 4 बार बिल्कुल सेम दिखेगा। वर्ग को जब 360 डिग्री पे रोटेट करिएगा ना तो 4 बार वह अपनी मूल आकृति के जैसा दिखेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें पतंग का, है ना, पतंग का या फिर समलंब चतुर्भुज का,
पतंग का या फिर किसका, अगर हम बात करें पतंग का या फिर समलंब चतुर्भुज का, तो इसके घूर्णी समरूपता का क्रम 1 होता है। और अगर हम बात करें वृत्त के घूर्णी समरूपता का क्रम, तो वृत्त को चाहे कितना बार भी घुमाइए हर बार वह सेम दिखेगा, तो इसके घूर्णी समरूपता का क्रम अनंत होता है। इन्हीं जगहों से यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आयत और समचतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम 2, वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम 4, पतंग और समचतुर्भुज को पूरा जब 360 डिग्री पे घुमा दीजिएगा तो केवल एक बार वह आकृति बिल्कुल अपने मूल आकृति के जैसा दिखेगा। तो पतंग और समलंब चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम 1 होगा, लेकिन वृत्त के घूर्णी समरूपता का, वृत्त तो हर एंगल पे आपका बिल्कुल सेम दिखता है ना। सर्कल को आप चाहे कितना भी डिग्री पे रोटेट करिए हर बार वह बिल्कुल सेम दिखेगा। तो वृत्त के घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होता है आपका, अनंत होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर। वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा ए लिए तो क्षेत्रफल क्या होगा, a² होगा। वर्ग का भुजा अगर हम लेते हैं ए लेते हैं तो विकर्ण √2 × a हो जाएगा, और विकर्ण का आधा कितना होगा, √2 × a/2। बोला है वर्ग का क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, a से काटेंगे स्क्वायर कैंसिल, a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया है आपका √2/2। आगे देखिए, आगे हमें क्या बताना है, आगे बताना है विकर्ण का संख्यात्मक मान। तो विकर्ण क्या होता है बताओ, विकर्ण होता है आपका √2 × a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 × a के जगह वर्ग की भुजा कितना निकला है, भुजा निकला है √2/2। अब √2 में √2 से गुना करेंगे 2/2 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण आपका 1 हो जाएगा। जो रिलेशन दे रखा था हमने बना दिया। बोला वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके विकर्ण के आधे के बराबर है। यहाँ से a का वैल्यू आ गया, एक बार a का वैल्यू आ गया यानी कि वर्ग का भुजा आ गया। तो विकर्ण पूछा है तो √2 × a करेंगे, अगर क्षेत्रफल पूछता तो हम भुजा स्क्वायर कर देते। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का त्रिज्या क्या होगा। देखिए कोई भी जो पहिया होता है ना, वह एक चक्कर में अपने परिधि इतनी दूरी तय करती है। जैसे पहिया कोई यहाँ से चलना शुरू किया, वापस यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर का मतलब है परिधि इतनी दूरी, और परिधि इतनी दूरी का मतलब है 2πr। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि इतना दूरी यानी कि 2π की जगह 22/7 × r इतना दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो अगर यह 5000 चक्कर लगाता है तो इसका 5000 दूरी तय करेगा। अरे एक चक्कर में इतना दूरी अपने परिधि के बराबर, तो 2 चक्कर में इसका 2 गुना, तो 5000 चक्कर में इसका 5000 गुना, है ना। जबकि यह दूरी कितना तय करता है, 44 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 44 × 1000 मीटर, और फिर मीटर में 100 से गुना करेंगे तो इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट इसलिए किए हैं क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया है। 44 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो पहले 1000 से गुना करेंगे तो यह मीटर में आएगा, और फिर मीटर में 100 से गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सीधे हमें लाना है सेंटीमीटर में, तो पहले 1000 से फिर 100 से गुना कर लेंगे। अब देखिए जो वैल्यू कटने वाला है उसको काटिए, 1000 से आपका 1000 कैंसिल हो गया। ओके आगे बढ़िए, 22 दूना 44 से आपका 44 भी कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा है, इधर आपका 5 बचा है, तो 5 से काटिए, 5 से इसको अगर आप काटते हैं तो कितना यहाँ पे बचेगा 20, तो 20 सेंटीमीटर इधर हो गया। ऊपर में देख लीजिए r है और नीचे में क्या है 7, तो 7 भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 7 से 20 में गुना करेंगे 140 यानी 140 सेंटीमीटर। यही आपका इस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। अगर व्यास निकालना होता तो त्रिज्या का हम क्या करते, 2 गुना कर देते। पुनः समझिएगा, बोला था कि 44 किलोमीटर की दूरी में 5000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में इतना दूरी, तो 5000 चक्कर में गुना 5000, जब 5000 चक्कर लगाता है तब इतना दूरी तय करता है। 5000 चक्कर में ना कुल इतना दूरी होगा, जबकि 5000 चक्कर में इतना दूरी तय करता है, दोनों एक ही दूरी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।